अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द कॉस्मोस एकेडमी एचआरके का नया सेशन स्टार्ट करने जा रही है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो एचआरके जो बुक है हैलिडे रेजनी क्रेन, ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है कंसेप्चुअल वाइज। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम आपका होता है, एमफिल के टेस्ट होते हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर एचआरके के एमसीक्यू एक लाजमी जुज़ है, लाजमी पार्ट है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो जो स्टूडेंट एचआरके को डीपली स्टडी कर लेता है तो उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाती है। और आप जानते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो जाहिर है तो यहाँ पर जो कंपटीशन आप बहुत ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब आती है, दो तीन सीट्स होती हैं, तो उस पर हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही है जैसे हाथी के जो दांत होते हैं, यानी बहुत ही कीमती जॉब है। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उनका ख्वाब रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, लेकिन वो नहीं हासिल कर पाते। वो फिर सारी जिंदगी जो है ना प्राइवेट के धक्के ही खाते रहते हैं। और आपको पता है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, और पाकिस्तान में मजबूरी को खरीदा जाता है। तो इस सारी सूरत को देखते हुए मैंने सोचा कि हम ना एक नई चीज करते हैं कि एचआर के जो सेशन है ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका ये सवाल होगा कि हम एचआर की आपसे क्यों पढ़ें। तो अब देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हमने एमसीक्यू डिस्कस करने हैं ना, सबसे पहले जो है ना चैप्टर का ओवरव्यू हुआ करेगा। तो वो चूंकि ना ये सेशन हमारा कुछ दिनों से पेंडिंग था, तो इसका जो ओवरव्यू है मेजरमेंट्स का, वो हो चुका है। तो मैंने मजीद जो है ना उसको दोबारा वो मैंने छेड़ने की वो मैंने कहा कि जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ना एमसीक्यूज पे आता हूँ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वहां से फिर इंशाल्लाह ताला पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। अगर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो पहले वेक्टर का ओवरव्यू लेंगे, नंबर वन। फिर नंबर टू, वेक्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे वो सारे क्या करेंगे, आपको मैं विद सीक्वेंस पेज पे लिख के उसके नोट्स बना के वो आपको दे दूंगा। और उसमें वो क्या सारा मेंशन भी करूंगा कि ये फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ओवरव्यू चीज हो जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारे जो चैप्टर के रिलेटेड होंगे। तो आप देखें, जब सारे फार्मूलाज आपके इकट्ठे एक पेज पे लिखे होंगे ना, और साथ में बताया गया होगा कि ये फार्मूला आपने कब यूज करना है, ये फार्मूला कब यूज करना है। क्योंकि जब ढेर सारे फार्मूलाज आते हैं ना, हमें ये पता तो होता है कि ये फार्मूला है, लेकिन हम जज नहीं कर पाते कि ये फार्मूला हमने कब यूज करना है। पेपर में हम बैठे हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फार्मूला यूज करूं कि वो वाला यूज करूं। तो वो इस तरह से इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। नंबर थ्री, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस चैप्टर के रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है ना, वो मैं आपको दूंगा, जिसको पढ़ के आप इंशाल्लाह ताला जो पूरा चैप्टर है ना, उसके जो सारे जो इम्पोर्टेंट वो कंसेप्ट्स हैं वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो नंबर थ्री, आपको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी एचआर के सेशन में। नंबर फोर, फिर हमारी जो है ना असाइनमेंट्स होंगी। अब आपको मैं असाइनमेंट दिया करूंगा, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए, जब आप 24 घंटे के अंदर उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आप अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। सम टाइम आप क्या करेंगे, वो मैथ लंबा में वो जो मेथड है वो यूज करेंगे। सम टाइम आप वो कुछ कोई फार्मूला यूज करेंगे। तो फिर जब ये 24 आवर्स के बाद ना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और उसमें जो शॉर्टकट्स होंगे वही एमसीक्यू या वही न्यूमेरिकल जो आप 3 मिनट में कर रहे हैं, जो शॉर्टकट का होगा इंशाल्लाह ताला आप 15 से 20 सेकंड के अंदर वो एमसीक्यू आप हल कर पाएंगे। ठीक है। नंबर फोर, चार चीजें होंगी। नंबर फाइव, फिर हमारे जो ना हर चैप्टर का मॉक टेस्ट है, वो मतलब क्विज हुआ करेगा, ऑनलाइन क्विज। जो भी हम पढ़ेंगे फाइनल, जब हम मेजरमेंट्स के हमारे एचआर के जो एमसीक्यू वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका क्विज लेंगे एवरी चैप्टर, ऑनलाइन क्विज। हर चैप्टर का ना ऑनलाइन क्विज होगा। तो ऑनलाइन उसी वक्त आपने उस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, और फिर आपको सारे जो आंसर्स हैं वो शो हो जाएंगे, उसी टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यानी कि पीडीएफ बनाने के चक्कर वो आप उससे जान छूट जाएगी। कहीं पे बैठ कर आप उसको ओपन करें तो वो आपको सारा जो है ना, आपको वो क्विज ओपन हो जाएगा तो वो मिल जाएगा। तो ऑनलाइन क्विज जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे, वो हर चैप्टर के बाद होगा।
तो अगर चैप्टर हमारा 2 दिन बाद खत्म होता है तो 2 दिन बाद क्विज होगा, अगर चैप्टर 3 दिन बाद खत्म होता है तो 3 दिन बाद क्विज होगा। इसके बाद फिर हमारा जब हमारी हाफ बुक हो जाएगी, फिर हम हाफ बुक मॉक टेस्ट रखेंगे। आप जानते हैं कि जो मॉक टेस्ट है वो पेपर, उसका मतलब ये होता है कि 100 MCQs जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो हम फिर हाफ बुक जो है ना मॉक टेस्ट वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप 100 MCQs, वो भी HRK के एक MCQ जो हैं, वो भी मैं आपको ना, अब जा फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है ना, इसके स्टेटमेंट, इसके MCQs वो मैं बदल के रीशफलिंग करके दूंगा, ठीक है ना, मॉक टेस्ट में और क्विजेज के अंदर, ताकि आपको ना मजीद आपकी वो जो प्रेपरेशन है वो अच्छी हो जाए। तो हाफ बुक और फिर हमारे जो फुल बुक हैं, हाफ बुक भी मॉक टेस्ट होंगे और फुल बुक मॉक टेस्ट भी होंगे। तो अब FSC जो है उसके दो हाफ बुक हो जाएंगे और फिर उसका फुल बुक मॉक टेस्ट होगा। अब देखिए जब आप FSC को इतने आप मॉक टेस्ट देंगे, एवरी क्विज करेंगे वो, और सारे ये चीजें करने के बाद जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना आपकी जो प्रेपरेशन है, आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस कंसेप्ट बिल्डिंग पे होगा, क्योंकि ये सेशन जो है ना मैं इसी कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो कंसेप्ट है वो आपके अच्छे हो जाएं। तो सर मेरा सारा का सारा जो जोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट पे होगा। हम डीपली स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मज़ा भी आएगा। ये चीज़ हो गई। फिर सारे जो क्विजेस की डिस्कशन है वो क्लास में की जाएगी। जो हमारे चैप्टर वाइज हमारे होंगे वो, और जो हमारे वो मॉक क्विजेज होंगे, इन सब की जो डिस्कशन है वो हम क्लास में किया करेंगे। तो इसमें आपकी जो जितने भी सवालात होंगे वो उसके फिर हम सवालात के जवाब देंगे। तो क्विज डिस्कशन हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हमारा ना प्रेजेंटेशन, जब हमारी एक चैप्टर हमारी FSC कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो फिर उसका कंपटीशन आपका वो अरेंज करवाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होंगे तो उनका क्या होगा, प्रेजेंटेशन का कंपटीशन होगा। और जो फिर अब इससे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो पूरी क्लास सवाल वो आपसे सवालात करेगी। तो आपको इससे क्या होगा कि जब कोई बंदा सवाल करेगा तो एक तो ये फायदा होगा कि आपको आइडिया होगा कि इससे किस तरह के सवाल बनते हैं। नंबर 2, फिर आपको अपना सवाल का प्रॉपर आंसर करना भी आपको इसमें आपको वो सीखने में मदद मिलेगी। क्योंकि समय टाइम ऐसा होता है कि हमें सवाल का जवाब तो हमें आता होता है, लेकिन जो हमारे अल्फाज होते हैं ना वो बिखरे हुए होते हैं। हमारे अल्फाज प्रॉपर वर्डिंग में नहीं होते। हम उस अपने जवाब को प्रॉपर कन्वे जो है ना वो हम नहीं कर पाते। तो जब आप प्रेजेंटेशन के सिलसिले में से गुजरेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको अपने आप को डिफेंड करना आएगा। तो इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, आपकी जो अल्फाज का चुनाव है वो सारा कुछ वो आपको सारा कुछ इससे आइडिया हो जाएगा। तो ये जो सारी कुछ है ये हम सारा कुछ HRK के सेशन में हम स्टडी करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहीं पर भी आपको जो HR के जो सोल्यूशन है वहां पर आपको हमेशा क्या मिलती हैं, उसका वो मैनुअल सोल्यूशन मिलता है। मैनुअल सोल्यूशन में क्या करते हैं, आपको वो बस थोड़े से हिंट दे देते हैं। यूट्यूब पे अगर जाएं, HR के जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो भी बस आपको ना बता देते हैं कि इस MCQ का ये आंसर है, ये आंसर, ये आंसर है। आपको डिटेल के साथ वो PDF नोट्स में आपको कोई बंदा प्रोवाइड नहीं करता। तो आप देख लें कि ये MCQ है ना, इसका ये आंसर है। तो हमने इसकी रीजन भी साथ बताई हुई है कि ये रीजन है कि ये इस रीजन को पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह ताला आपको मजीद आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और आपके पास HRK के वो वो मतलब एक नोट्स टाइप भी आपके साथ वो पास जमा हो जाएंगे। तो अब देखिए सारी जो है ना MCQ की हमने जो एक्सप्लेनेशन वो हमने PDF नोट्स में हम आपको पहले प्रोवाइड करेंगे। तो इससे आपके पास HR के बुक का जो पूरा सोल्यूशन है, कहीं पर भी मेरे ख्याल से ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा कि आपको पूरी डिटेल के साथ PDF में नोट्स दिए जाएं। तो मेरा तो, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा सोल्यूशन आपको कोई बंदा प्रोवाइड नहीं करेगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है अली जैनुल आबेदीन। मैं हाफजा वो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, जो डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद और गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं गुजरांवाला से बेसिकली हूँ और डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद में जॉब है मेरी, गवर्नमेंट लेक्चरर फिजिक्स हूँ।
मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब है डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में, लेक्चरर फिजिक्स की। तो आप किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपना जो प्रॉपर से क्लास वो हम स्टार्ट करते हैं। ये बातें बतानी थोड़ी ज़रूरी थी ताकि आपको ना थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो अब अगर कोई आपको कोई चीज़ पूछना चाहते वो पूछ लें, नहीं पूछना चाहते फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि हमें मेजरमेंट, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि हम मेजरमेंट्स को स्टडी क्यों करते हैं, कौन बताएगा? फर्स्ट ईयर फिजिक्स हो जाए या मैट नाइन्थ फिजिक्स हो जाए, वहाँ पर सबसे पहला चैप्टर ही मेजरमेंट्स का है। तो मेरा ये सवाल है कि हम मेजरमेंट्स को हम स्टार्ट क्यों करते हैं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इतना सारा कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़रा थोड़ी सी फिर चार्जेस तो होंगे ना। कौन बताएगा मेजरमेंट्स हम क्यों पढ़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं आप खलीक को। जी यासर बताएं, आपकी डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा पीछे, आवाज़ आ रही है आपकी, यासर बोलें। जी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बोलें, लेकिन पीछे डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा आपकी है। मेजरमेंट। हाँ जी। पीछे आवाज़ आ रही है आपकी टीवी की। अब देखिए मेजरमेंट्स जो है ना हम इसलिए स्टडी करते हैं, फिजिक्स हमारी जो है ना दो चीज़ों पर बेस करती है। एक्सपेरिमेंट, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं जिनसे आप क्या करते हैं, सारी अपने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस करते हैं। तो वो सारी जो हम ये चीज़ें हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट्स में हम पढ़ते हैं। तो अगर फिजिक्स में से आप मेजरमेंट्स को निकाल दें तो फिजिक्स का वजूद बाकी नहीं रह जाएगा। जितने भी आपने लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जितने भी लॉज हैं, वो सारे लॉज किससे वो निकले हैं? वो किसी किसी न किसी मेजरमेंट्स के से ही निकले हैं। तो अगर मेजरमेंट्स को आप निकाल दें तो फिर आपके पास कैलकुलेशन नहीं होंगी। अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं होंगी तो फिर आप फिजिक्स का कोई वजूद वो बरकरार नहीं रहता। तो फिजिक्स को आप दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स का आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स को हम स्टडी करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा फिर है कि पहला एमसीक्यू हमारे पास, द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन। अब देखिए जो हमारा पास टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे। तो पुराने जमाना में हर जो हमारे पास जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो उसने टाइम को मेजर करने के उसने अपने अपने तरीके इजाद किए हैं। तो हर दौर में हर इंसान का अपना मेथड था जिससे वो क्या करता था, टाइम का पता लगाता था। जैसे ये वो आसमानों पर स्टार्स की कुछ ऐसे स्टार्स होते थे, उसको देखकर वो टाइम का पता लगाते थे। फिर वो आपने पढ़ा भी होगा कि आप अगर वो एक लकड़ी आप जमीन के अंदर गाड़ दें तो उसका जो साया जिस तरफ जाएगा तो वहां से भी पता चलता था। तो डिफरेंट जो हर एक इंसान की ये जरूरत रही है टाइम को मेजरमेंट है। तो साइंटिस्ट ने भी इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, हर एक साइंटिस्ट में आपने वो
पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक्यूरेट जो है ना वो मेजरमेंट करें। अब देखिए, जितनी आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी उतनी आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे, और जितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे उतना आप अच्छा उनको अप्लाई कर सकते हैं, उनको आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने डेली लाइफ के लिए हमने इसको स्टडी करना है। ये नहीं करना कि जस्ट बच्चों के एग्जाम में हम क्वेश्चन देने के लिए हम फिजिक्स पढ़ रहे, नहीं। फिजिक्स का डेली लाइफ में यूज है, हम इसको पढ़ते ही अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए हैं। ये मैं लैपटॉप पे लेक्चर दे रहा हूँ फिजिक्स की वजह से, आप मोबाइल पे देख रहे हैं फिजिक्स की वजह से, तो ये सारा कुछ फिजिक्स ही की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो पहले एमसीक्यू, द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम इज बेस्ड ऑन डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या जो हमारा टाइम का जो स्टैंडर्ड है, एसआई जो स्टैंडर्ड है, वो डेली रोटेशन ऑफ अर्थ पे बेस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टॉन पे बेस्ड है। ईयरली रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन इस पे बेस्ड है। प्रिसीजन पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। अब इसकी रीजन हम देख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस इशूड बाय द एसआई, द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम इज सेकंड। तो टाइम का हमारे पास यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इट इज बेस्ड अपॉन द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम 133। अब देखिए, अनपर्टर्ब्ड का मतलब क्या है कि जिसमें कोई चेंज ना आए। तो अभी पहले हमारे पास जो टाइम के स्टैंडर्ड थे वो डिफरेंट थे, लेकिन अभी पास हमारे जो लेटेस्ट जो टाइम का स्टैंडर्ड है ना, वो हमारे पास सीजियम 133 है। अभी हमारे पास सीजियम का 133 आइसोटोप है। तो इसको हम क्या करते हैं कि अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट, जब सीजियम एटम ग्राउंड स्टेट में होता है उसमें भी क्या होता है, हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, उसमें ये कितनी वो ऑसिलेशंस करता है, कितनी वाइब्रेशंस करता है। तो उसको फिर हमने क्या नाम दिया, हमने सेकंड का नाम दिया है। नॉट अपॉन अर्थ पेंडुलम एज क्रिप्टोन एटम 10। तो वो फिर देखिए, दूसरी बात, बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ना इनमें एरर मौजूद होते हैं। डेली लाइफ, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ अगर हम इसको कंसीडर कर लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मीटर बाय क्रिप्टोन, ईयरली रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, प्रिसीजन पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। अब पेंडुलम का आपको पता है कि उसकी पेंडुलम हमारा वो दो चीजों पे उसकी टाइम पे जो वो डिपेंड करता है। एक हमारे पास लेंथ होती है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी होती है। तो ये दोनों जो वैल्यूज है ये क्या होती हैं, ये हमारे पास चेंज होती रहती हैं। लेंथ जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और जो जी है वो हाइट के साथ चेंज होती है। तो अगर हम डेली रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसीडर कर लें, तो आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो किस में रिवॉल्व करती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ की जो मूवमेंट है, जो अर्थ की मोशन है, वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे अर्थ की मोशन ज्यादा है, कहीं पे अर्थ की मोशन स्लो है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सन है वो सेंटर पे नहीं होता, बल्कि जो एलिप्स के फोकस पर होता है। तो जब ये हमारी अर्थ यहाँ पर मौजूद होगी तो ये ज्यादा तेजी से मूव करेगी, जब दूर हो जाएगी तो यहाँ पर अर्थ की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। कैपलेस लॉ ऑफ एरियाज को उसने सेटिस्फाई करने के लिए, ओबे करने के लिए, यहाँ पर उसका मोशन स्लो हो जाएगी, यहाँ पर उसकी मोशन फास्ट हो जाएगी। तो अगर हम डेली रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसिडर कर लें तो तब भी हमारे पास एरर्स मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो अर्थ की मोशन पूरे ऑर्बिट में थ्रू आउट वो कांस्टेंट नहीं होती। तो इसलिए फिर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो कौन सा होता है, सीजियम 130। अभी तक ये हमारा चल रहा है। तो मे भी आने वाले वक्तों में ये इससे भी बेहतर जो है ना वो हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक जो सबसे जो बेस्ट हमारे पास है वो मिला है ना, वो हमारे पास सीजियम 133 है। इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें ये कितनी ऑसिलेशंस करता है, वाइब्रेशन करता है, उसको काउंट करके फिर हमने वो अपना सेकंड बनाया हुआ है। क्लियर है ये एमसीक्यू? नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास नैनो सेकंड इज। तो नैनो सेकंड क्या है, 10 की पावर 9 होता है, -9 होता है, -10, या -12 होता है। तो 1 नैनो सेकंड किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -9 सेकंड के। तो इसका आंसर होगा -9 सेकंड। द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ, पहले हमने देखे स्टैंडर्ड की बात की टाइम की, तो अब हमने जो स्टैंडर्ड की बात करनी वो हमारे पास है लेंथ। तब हमने देखना है कि जो हमारा एसआई स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ ये क्या है।
पहली बात, पहला ऑप्शन हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर अलोंग अ मेरिडियन passing through the Paris, wavelength of light emitted by Mercury, wavelength of light emitted by Krypton, a precision meter stick in Paris, the speed of light। तो लेंथ का ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टाइम का हमारे पास स्टैंडर्ड क्या, हमारे पास सीजियम 133, और लेंथ की जो हमारे पास स्टैंडर्ड वो हमारे पास क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका रीजन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू SI, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है एक सेकंड में, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसका 1/299,792,458, इतना आपने क्या लेना है, पोर्शन लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का आपने क्या करना है, 1/, लेना है, इतना पार्ट आपने लेना है। जिससे आप कहते हैं ना हाफ पार्ट, 1/4, 1/8, तो स्पीड ऑफ लाइट का इतना आपने क्या लेना, पार्ट लेना है, 299,792,458। तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इन 1866 द यूएस कांग्रेस डिफाइंड द यूएस यॉर्ड एज एग्जैक्टली 30, 360, 100 या 3937 इंटरनेशनल मीटर। दिस वाज डन primarily because length can be measured more accurately in meters than in yards। अब देखिए वो कह रहा है कि 1866 में जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने क्या किया, उसने यार्ड को लेंथ का वो मतलब डिफाइन किया। तो वो बताते हैं कि हमने यार्ड को क्यों किया। द मीटर इज मोर स्टेबल देन द यार्ड, दिस डेफिनेशन रिलेट्स द कॉमन यूएस लेंथ यूनिट टू अ मोर वाइडली यूज्ड सिस्टम। तो इसका आंसर है कि जो यूएस ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, क्योंकि वो वहां पर लोकली यूज होता है। दिस डेफिनेशन रिलेट्स द कॉमन यूएस लेंथ यूनिट टू अ मोर वाइडली यूज्ड सिस्टम। तो वहां पर लोकली कॉमन यूज होता है, इसलिए फिर हमने ये, इसका फिर हमारा ये आंसर होगा। कुछ एमसीक्यू एचआर के ना, आज हम 10 एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू अ यार्ड इन लेंथ। तो यार्ड के सबसे ज्यादा करीब कौन है, तो यार्ड के सबसे ज्यादा करीब 1 मीटर होता है। अकॉर्डिंग टू द यूनिट कन्वर्जन, 1 यार्ड इज सेम एज, तो 1 यार्ड किसके इक्वल होता है, 0.91। ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका सवाल भी आ सकता है, 0.9144 मीटर। When the approximation of rounding off is done, it is considered as 1 यार्ड। तो जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो 1 यार्ड किसके इक्वल आ जाता है, 1 मीटर के इक्वल आ जाता है। तो ये ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका हो सकता है पब्लिक सर्विस एग्जाम में। एमसीक्यू नंबर 6 है, देर इज नो SI बेस्ड यूनिट फॉर एरिया। एरिया के लिए हमने कोई SI यूनिट नहीं बनाया, इसकी रीजन क्या है, तो इसकी रीजन ये है, एन एरिया हैज नो थिकनेस, हैंस फिजिकल नो फिजिकल स्टैंडर्ड कैन बी यूनिट। क्या ये आंसर है, we live in a 3 dimensional world, it is impossible to express square feet in terms of meter, area can be expressed in terms of square meter। तो इसका ये हमारे पास आंसर है, आंसर नंबर डी। तो इसकी रीजन हमारे पास, in SI a base unit is assigned to all fundamental units, the derived quantities are assigned in terms of these fundamental units, area and volume are not fundamental units। एरिया में 2 लेंथ होती हैं और वॉल्यूम हमारे पास 3 लेंथ होती हैं। दस नो SI बेस्ड यूनिट फॉर एरिया एंड आल्सो वॉल्यूम। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ आ रही हैं, एरिया में भी लेंथ है और वॉल्यूम में भी लेंथ है, और यहाँ पर 3 लेंथ होती हैं और एरिया हमारे पास 2 लेंथ होती हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर हमारे पास इसको हम वो इसका कोई हमने ऐसा यूनिट हमने असाइन नहीं किया, क्योंकि इसमें भी लेंथ आ रहा है और इसमें भी लेंथ आ रहा है। तो जब दोनों, इसमें भी लेंथ आ रहा है इसमें भी लेंथ आ रहा है, और हम लेंथ का हमने ऐसे यूनिट हमने असाइन कर चुकी हैं, तो इसलिए फिर हमने एरिया के लिए या वॉल्यूम के लिए स्पेशली हमें ऐसे यूनिट का वो असाइन करने की जरूरत पेश नहीं आई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।
तो जो सेशन ये ज्वाइन करना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले अभी तक जो मैंने पढ़ाया है। एमसीक्यू नंबर 7 है, द एसआई बेस्ड यूनिट फॉर मैथ्स। अब मैं मैथ्स का हमने बताना है, तो मैथ्स का बेस यूनिट क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम होता है। अ ग्राम इज 10⁻³ kg होता है। तो इसका ये सोल्यूशन है। तो वहां 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में फिर कितने होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स अबाउट अ पाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स अबाउट अ पाउंड, क्या 0.05 kg, 0.5 kg को पाउंड कहते हैं, इसको पाउंड कहते हैं, किसको पाउंड कहते हैं, तो 0.5 kg को हम वो पाउंड कहते हैं। पाउंड इज डिफाइंड एज, इसकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास ये होती है 453.59237 रिटन एज, और इसका जो यूनिट है वो हमें इसको रिटन कैसे लिखते हैं, एल बी से। नाम पाउंड है और लिखते हैं हम इसको स्मॉल एल और स्मॉल बी से हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एल स्मॉल बी लार्ज है, इसका मतलब ये क्या होता है, पाउंड होता है। तो ये नाम में मतलब कंफ्यूजन आती है कि नाम उसका पीस है पाउंड है, लेकिन वो लिखते हैं हम उसको कैसे हैं, एल बी से लिखते हैं। तो केजी हमारा ऐसा ही बेस्ड यूनिट होता है। पाउंड टू केजी फार्मूला, तो 1 kg में कितने हो गया, पाउंड डिवाइडेड बाय 2.204। तो एक पॉइंट हमारा फिर आंसर क्या आ जाएगा, 0.453। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 0.5 kg आप कह सकते हैं। अगर एक्यूरेट, आपको ये एक्यूरेट वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पब्लिक सर्विस एग्जाम में पूछ सकती है कि 1 kg जो है वो हमारा कितने पाउंड के इक्वल होता है। तो 1 kg हमारा 0.454 पाउंड के इक्वल होता है। और आज का लास्ट एमसीक्यू हमारे पास 5 × 10⁴ एंड 3 × 10⁶ ये इक्वल होगा। अब देखें, यहाँ पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। ये नहीं है कि जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कम है और आंसर में ज्यादा आ जाए, नहीं। जितने वो मल्टीप्लाई, वो जितने क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही आपके होने चाहिए, आंसर में होने चाहिए। और जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर तो इक्वल है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। ये हमने लीस्ट को देखना है, ज्यादा को हमने नहीं देखना। तो सबसे पहले तो आप इसको सिंपल वैसे आप मल्टीप्लाई कर ले, तो 5×3 = 15 आ गया और इसकी पावर आ गई 10 की, तो 10 की पावर 10 आ गया, तो हमारे पास ये 15 आ गया। अब देखिए जो 15 है तो इसको हमने क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। तो जब 1.5 करेंगे तो ये 10 की पावर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बड़ा हो जाएगा, तो इसके पावर आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा। अगर हम इसको बड़ा करें तो फिर हमारा यहाँ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखिए पहले 15 था, 15 को जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमारे पास क्या आया, 1.5। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद ये छोटा हो गया, पहले बड़ा था। तो जब ये छोटा हुआ है ना, तो जो 10 की पावर 10 है ये बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कैसे होता है, आगे जाने से या पीछे आने से, तो ये आगे जाने से बड़ा होगा। कितने स्टेप ये पॉइंट ने मूव किया था, एक स्टेप मूव किया था, तो इसलिए फिर इसका आंसर एक स्टेप इसको आगे बढ़ा दे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये फिर हमारा सी होगा। तो कल हम इंशाल्लाह ताला HRK के जो लेक्चर नंबर 2 है वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास 10 MCQ मजीद होंगे। तो 3 लेक्चर हमारे या इस तरह करेंगे, कल ही हमारा जो ना मेजरमेंट्स वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और परसों इसका क्विज रख लेंगे। तो कोई आपसे बात आपने पूछनी है तो पूछ लें। सर इस कोर्स की ड्यूजेस क्या हैं? ये कोर्स है, देखिए पहली बात तो ये है कि
HR के हमने कंप्लीट खत्म करनी है। तो जब हमने HR के कंप्लीट खत्म करनी, और आप जानते हैं इसके 45 चैप्टर्स हैं। अभी मेजरमेंट्स में इसने इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो इसमें मतलब ये थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा थी। तो जब हम वेक्टर्स पे आएंगे, जब हम वो दूसरी चीज़ों पर आएंगे, तो वहाँ पर जो एक एक MCQ पे हमारा 5-5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि इतने वो कंसेप्चुअल चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। क्योंकि ये तो सिंपल वो मतलब कैलकुलेशन वाले थे ना, तो यहाँ पर तो इतने कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने टोटल सेशन हमारा वो पता नहीं कितनी देर चलता है, ये मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा यही दिल है कि जो 45 चैप्टर्स मौजूद HR के हैं ना, वो हम सारे के सारे करें, और पूरी जो 45 चैप्टर्स है ना, उसको ऐसे ही आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूं, ताकि आपके पास पूरी HR के का सोल्यूशन PDF में या वो आपके पास मौजूद हो, ताकि इन फ्यूचर आपने कहीं पढ़ाना है या आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपके पास लेक्चर्स भी मौजूद हों और नोट्स भी मौजूद हों। तो इसलिए इसकी मैंने फी रखी है 1500 पर मंथ। अब देखिए, जितनी हमने मेहनत हम कर रहे हैं, आपको PDF में HR के सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसके सोल्यूशन हर जगह गूगल पे अवेलेबल नहीं है, आप जानते हैं। तो इसलिए इसके जो सोल्यूशन बनाना है, इसके सोल्यूशन को ढूंढना, वो बहुत ही मेहनत तलब काम है। तो इसकी हमने फीस रखी है 1500 पर मंथ। तो जितने मंथ ये वो सेशन प्रोलॉन्ग करेगा, उस हिसाब से फिर हम इसके आपने जस्ट पर मंथ फी देनी है। क्योंकि अब अगर मैं बोलूं कि जी इसकी 3000 फी है, 4000 फी है, 5000 फी है, तो सेशन हमारा 6-7 मंथ चला जाता है। तो वो फिर बाद में वो मसला हो जाता है। इसलिए फिर मैंने टोटल सेशन की फी नहीं रखी। पहले मेरा दिल था कि टोटल सेशन की फी रखो, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, HR के सेशन मैंने इस तरह करवाना है कि इंशाल्लाह ताला इसको करने के तो इसलिए अगर हमें इसकी पूरे मैं वो टोटल फी रखता ना सेशन का, तो वो फिर बाद में इशू बन जाना था। इसलिए फिर मैंने 1500 पर मंथ फी रखी है। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मतलब इनको फाइनेंशियल इश्यूज हों, तो उनको कंसेशन भी मिल जाएगी, वो इशू नहीं है। तो जो जितनी मतलब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक पे कर सकता है ना, तो वो मेरे से वो पर्सनली कॉन्टैक्ट करे, उसको फिर फी में कंसेशन मिल जाएगी। कोई और बात? सर मॉक टेस्ट कब होगा? मॉक टेस्ट जब हमारी ये ना, अभी हमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया है, तो जब जब हमारी फर्स्ट ईयर हाफ हो जाएगी ना, हाफ बुक हो जाएगी, तो हाफ बुक का मॉक टेस्ट होगा। फिर जो सेकंड हाफ होगा, फिर वो करके फिर उसका मॉक टेस्ट होगा, फिर फुल बुक मॉक टेस्ट होगा। तो 3 मॉक टेस्ट होंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। और ईच एंड और वो मॉक टेस्ट में ये आप क्योंकि MCQ पढ़ रहे हैं ना, तो ये MCQ मॉक टेस्ट में इसको मैं चेंज करके दूंगा स्टेटमेंट। मैं भी आपको जो ऑप्शन में चेंज कर दूं, मैं भी जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, ताकि और आपको ना ट्रिकी आपको चीजें वो मिलें, तो वो फिर आपको उसको सॉल्व करें। और हमने सारा कुछ डिस्कस भी करना है क्लास में। और ये जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा फॉर एवर आपको असेस होगी, पूरी जिंदगी के लिए असेस होगी। नेक्स्ट। सर कितने मंथ्स का टारगेट है कि ये कंप्लीट हो जाएगी HR के? अब देखिए, अगर हम टारगेट रखें ना, तो पहली बात तो ये है कि मैंने ये सेशन सिर्फ फिजिक्स कंसेप्ट के लिए वो बना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कोई स्पीडें नहीं मारनी, मैंने कोई ये नहीं करना कि मैं बस HR के मैंने ख़त्म कर, नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हम डीपली स्टडी करें, ताकि जो भी हमारे पास कंसेप्ट है ना, वो हमें मिल जाएं। आप जानते हैं कि जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, PhD लेवल का बंदा भी फेल हो जाता है टेस्ट में। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जिनको बुक्स जुबानी याद हो जाती हैं, लेकिन जब हम वो पेपर में बैठता है तो वो फेल हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो हम गलतियां करते हैं ना, कि हमें बुक भी जुबानी याद है, पढ़ा पढ़ा के हमें इतनी जुबानी याद हो गई, हमें गलतफहमी होती है। हम कहते हैं ये बुक तो मुझे जुबानी याद हो गई है, तो ये इसका तो कोई मसला ही नहीं है, मैं टेस्ट में क्लियर कर जाऊंगा। लेकिन जब हम रिजल्ट आता है, तो हमें अपना जो रिजल्ट है वो अपने स्टूडेंट से छुपाना पड़ता है, अपने कुलीग से छुपाना पड़ता है। हम झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं जी हमने टेस्ट नहीं दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिए के भी ना जो फेल हो गए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि हाँ भी आपका टेस्ट कैसा हुआ, वो कहे कि मैंने जी टेस्ट ही नहीं दिया, वो ये इशू बन गया, वो इशू बन गया। तो हम गलतियां करते हैं, तभी हम कम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने HR के को, ये बहुत ही कंसेप्चुअल बुक है,
तो इसलिए जितना हम इस पे टाइम ले लेके इसके डीपली हम इसके अंदर जाएंगे, तभी हम इसके पढ़ने का फायदा होगा। वरना मैं आपको एमसीक्यू करवाता चला जाऊं और आप उसको रट्टे मारते जाएं तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसकी जो डेडलाइन है वो सेशन की, वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि पता नहीं आप देख लें, जो सेकंड ईयर है वो फर्स्ट ईयर से ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो जब हमने बीएससी लेवल पे जाना है वो और ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाएगा, जब हमने एमएससी लेवल पे जाना है और ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाएगा। तो एक एक एमसीक्यू में पता है कितने कितने कंसेप्ट छुपे होते हैं, जब हम उसकी डीपली हम उसके अंदर जाते हैं। तो इसलिए मैं डेडलाइन नहीं दे सकता। कोई और क्वेश्चन? सर आपका एमएससी कौन सी यूनिवर्सिटी से है? द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ओके। क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड कर दूं। जी कर दें एंड। चलें ठीक हो गया।